सुस्वागतम। सरकारी मनोरंजन चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के सामान्य ज्ञान में, रासायनिक सामान्य ज्ञान में आज हम लोग जानने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं और उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार यौगिकों को अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है। किसी तत्व का ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाला यौगिक को ऑक्साइड कहते हैं। अधिकांश तत्व, धातु एवं अधातु को ऑक्सीजन एवं वायु में जलाकर एक नया यौगिक बनाया जा सकता है, जिसे ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। उसी तरह पानी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। लोहे के पदार्थ पर जमा जंग भी वास्तव में जंग रस्ट जिसको कहते हैं, वास्तव में लोहे का ऑक्साइड ही है। लौह पदार्थों में जंग लगने की क्रिया वायु में ऑक्सीजन और जल वाष्प की आयरन से क्रिया का परिणाम होता है। कटे हुए सेब की सतह पर भूरे रंग की जो परत बनती है वह भी आयरन की ऑक्साइड होती है। वस्तुतः सेब में आयरन यानी लौह तत्व पाए जाते हैं जो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है और इसलिए कटे हुए सेब को छोड़ देने पर उसका रंग भूरा, कटा हुआ भाग भूरा हो जाता है। कुछ ऑक्साइड के जो विलयन होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इन विलयनों को अम्ल, एसिड कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनका विलयन इसकी विपरीत प्रक्रिया दर्शाती है, अर्थात वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। इन विलयनों को क्षारक कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अम्लीय ऑक्साइड के बारे में, एसिडिक ऑक्साइड्स। अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए CO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। उसी तरह क्षारीय ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके जो क्षारक बनाते हैं उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार सोडियम ऑक्सीजन में जलकर पहले सोडियम ऑक्साइड बनाता है और जो पानी से क्रिया करके क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब कुछ उदासीन ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। पानी भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। जब अधात्विक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो पानी बनता है। लाल अथवा नीले लिटमस पेपर पर जल की कोई क्रिया नहीं होती है, अतः जल न ही अम्लीय है और न ही क्षारीय है, अतः जल उदासीन ऑक्साइड है। कुछ अन्य ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO आदि भी उदासीन ऑक्साइड होते हैं। कुछ अम्ल के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो प्रकृति के पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह अम्ल पीत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है।
दही में लैक्टिक अम्ल होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये जो चींटी काटने पर जो माने दर्द होता है वो फॉर्मिक अम्ल के ही कारण होता है, उसका रिएक्शन जो शरीर पर होता है उसके कारण से होता है। अब है सूचक अम्ल को और बेस माने क्षारक को सूचित करने का जो इंडिकेटर है उसको सूचक। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता बताने के लिए सूचकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ निश्चित यौगिक सूचक कहलाते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना देती है। तो हम कुछ सूचक के बारे में जान लेते हैं। सूचक जैसे हो गया लिटमस पेपर और इसका रंग नीला हो तो अम्लीय है, लाल है तो अम्लीय है, और अगर नीला है तो क्षारीय है। उसी तरह हल्दी रंग पीला, अम्लीय है तो पीला है और क्षारीय है तो लाल और भूरा। मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग लाल, अम्लीय है तो लाल और क्षारीय है तो नीला। उसी तरह फिनाफ्थिलीन ये रंगहीन होता है, अम्लीय है तो रंगहीन रहेगा और क्षारीय है तो गुलाबी हो जाएगा। और सार्वत्रिक सूचक हरा, अम्लीय तो लाल नारंगी पीला और क्षारीय तो हरेपन युक्त नीला बैंगनी। और एक होता है हमारा पीएच पैमाना। किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया जिस पर 1 से 14 तक संख्याएं अंकित रहती है। ये संख्याएं तनु जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती है। तो पीएच लेस देन 7 तो वह अम्ल होगा, जैसे HCl, H2SO4। अगर पीएच की वैल्यू पीएच का मान 7 हो तो ये यौगिक उदासीन होंगे, जैसे H2O। और अगर पीएच का मान 7 से बड़ा हो तो वह क्षारीय होंगे, जैसे NaOH, KaOH। तो इस प्रकार से हम पीएच के द्वारा यौगिकों के क्षारीय, क्षारक और अम्लीय होने का पता कर सकते हैं। अब है कि किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। जैसे इसको फार्मूला के सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, pH बराबर -log H+ और pH इक्वल्स टू log 1/H+। सोरेनसन ने H+ आयन साधारण के निर्धारण के लिए pH स्केल दिया था। किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर रहती है। पीएच का मान अगर 7 से कम होगा, जितना कम होगा उसका अम्लता उतना ही ज़्यादा होगी, और पीएच का मान 7 से जितना ज़्यादा होगा उसकी क्षारीयता उतना ही ज़्यादा होगी। अब हम लोग कुछ समान पदार्थों के पीएच के मान को देखते हैं और इस आधार पर हम पता कर लेंगे कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे सबसे पहला हमारा जो जल है, शुद्ध जल, उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है, इसलिए यह उदासीन कहलाएगा। शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 से 3.8 तक होता है, इसलिए शराब अम्लीय होता है। सिरका का पीएच मान भी 2.5 से लेकर 3.4 है, इसलिए यह भी अम्लीय होगा। दूध 6.4 से 6.6 है, इसलिए यह थोड़ा सा अम्लीय होगा। समुद्री जल जो है पीएच मान 8.4 है, इसलिए यह क्षारीय होगा। मनुष्य का लार जो होता है, मुंह में से जो निकलता है, वह उसका पीएच मान 6.5 से
7.5 तक होता है, मतलब यह अम्लीय से लेकर क्षारीय तक हो सकता है। मनुष्य का मूत्र जो है इसका पीएच मान 6 होता है, यह अम्लीय होता है। रक्त या आंसू का पीएच मान 7.4 है, यह क्षारीय होता है। नींबू का रस 2.5 इसका पीएच मान है। टमाटर का रस 4.1 है। अम्ल पित्त का 1.0 है। अम्ल वर्षा का 5.6 है। ये सब अम्लीय हैं। चूना जल का 11 होता है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है। आंत रस का 1.4 है, यह अम्लीय है। खाने का सोडा 8.4 है, यह क्षारीय है। बियर 4.3 है, तो यह अम्लीय है। तो इसी तरह से बहुत से तत्वों के पीएच मान के आधार पर हम उसे अम्लीय और क्षारीय के रूप में बता सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कुछ और बात सब अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल वे पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, इमली आदि में पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तन्नू बनाने के लिए उसे पानी में मिलाया जाता है, न कि पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में। नींबू, संतरे और अंगूर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठंडे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसका स्वाद हमारी जीभ में सनसनी पैदा करता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारे पेट में भोजन का पचना भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होता है। तो ये सब कुछ अम्ल से संबंधित जानकारी था। अब जो है अम्ल से संबंधित हम लोग आधुनिक विचारधारा को जानेंगे। आधुनिक विचारों के अनुसार अम्ल किसे कहा गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला जो हमारा विचार है वह आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे हम लोग सूत्र के रूप में देखें, रासायनिक सूत्र के रूप में, तो HCl प्लस जल, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्लोराइड को जल से अभिक्रिया कराया गया, तो यहाँ H प्लस बन गया, जो मतलब कि H प्लस आयन दे दिया, इसलिए HCl जो हो गया वो क्या होगा, वह अम्ल होगा। इसी तरह से H2SO4 प्लस जल, तो ये इक्वल 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, यहाँ भी यह हाइड्रोजन आयन दे रहा है। उसी तरह HNO3 प्लस जल, H प्लस NO3 माइनस, यहाँ भी यह हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो ये HCl H2SO4 HNO3 आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार ये अम्ल होंगे। अब हमारा दूसरा सिद्धांत है ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात अम्ल टेंड्स टू H प्लस प्लस भस्म, तो CH3COOH टेंड्स टू H प्लस CH3COO माइनस, HNO3 H प्लस NO3 H2OH प्लस प्लस OH माइनस। लीविस या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, लीविस या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ अणु, आयन या मूलक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम सल्फेट का निर्माण।
सामान्यतः सभी धनायन लिविस अम्ल होते हैं। अम्लों का अब वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो अम्ल को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला होता है ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रस अम्ल HNO2 इत्यादि। और दूसरा हमारा होता है हाइड्रा अम्ल। तो अम्ल दो प्रकार का वर्गीकरण हुआ। पहला हो गया ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल के बारे में बता दिए। दूसरा है हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि। अब जो है हम लोग देखेंगे कि अम्ल का जो सामान्य विशेषता क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सभी जो अम्ल होंगे उसका स्वाद खट्टा एवं तीखा होगा। अम्ल के एक अणु में एक या अधिक ऐसे हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है। सभी अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज का रंग लाल कर देता है। अम्ल तेज सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में Zn, जिंक जो है एक मोर एक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स है। जिंक हो गया धातु, प्लस इसको अम्ल 2HCl से अभिक्रिया कराया तो ये जो है लवण बना दिया ZnCl2 और हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया। माने कि Zn प्लस 2HCl टेंड्स टू ZnCl2 प्लस H2। सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवश्य होता है। तो जब अम्लों को पानी में मिलाते हैं ये धनात्मक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण प्रयोग की जाने वाली चीनी शुगर है। इसमें हाइड्रोजन के 22 परमाणु होते हैं लेकिन यह अम्ल नहीं होती है क्योंकि जल में मिलाने पर यह धनात्मक हाइड्रोजन आयन प्लस नहीं उत्पन्न करती है। इसी कारण चीनी का घोल नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं करता है और इसका स्वाद भी तीखा नहीं होता है। अम्ल क्षारों तथा उनके ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया में पानी भी बनता है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार हुआ, प्लस HCl, यह एक अम्ल हुआ। तो ये दोनों माने अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और जो हमारा बन रहा है वह है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो ये NaCl हमारा लवण हो गया और H2O जल हो गया। अम्लों की कार्बोनेट से क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे CaCO3 प्लस H2SO4 टेंड्स टू CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया तो हमें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अम्ल जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक कोरोसिव होती हैं। प्रबल अम्लों में HCl, HNO3, H2SO4 आदि का तनु विलयनों में पूर्ण आयनन हो जाता है, जबकि दुर्बल अम्लों CH3COOH
C6H5COH का आयनन केवल 1% ही होता है। तो ये सब था हमारा मतलब अम्ल का कुछ विशेषता सब। और अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल जो है उसका कुछ प्राकृतिक स्रोत है और उसके औद्योगिक निर्माण की विधि में उपयोग किस प्रकार से होता है, तो इसको देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है ना क्षारक या भस्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे। तो अम्ल, उसके प्राकृतिक स्रोत और औद्योगिक निर्माण की विधि एवं उपयोग। जैसे हमारा एक नाइट्रिक अम्ल है, इसका प्राकृतिक स्रोत फिटकरी व सोडा है, सोडा। और इसका निर्माण जो है औद्योगिक विधि से किया जाता है, साल्पी मीटर व वर्कलैंड और प्रक्रम द्वारा। इसके उपयोग होते हैं औषधिया उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में व विस्फोटक पदार्थ बनाने में। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत। ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में रंग व औषधि बनाने में, अम्लराज बनाने में, कांच पर चित्र आदि उत्कीर्ण करने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं बनता है, इसको मतलब कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है क्रिया करा के। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल है जो हरा कशिश व संपर्क विधि, प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश है और औद्योगिक निर्माण की विधि इसको शीश कक्ष के द्वारा बनाया, लीड चैम्बर मेथड से बनाया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में, संचायक बैटरियों में होता है। इसी तरह फार्मिक अम्ल है जो लाल चींटियों में, बर्रों व बिच्छू में पाया जाता है। यह जीवाणुनाशक के रूप में फलों को संरक्षित व रबर के स्कंदन में, चमड़ा व्यवसाय में इसका उपयोग होता है। उसी तरह एसिटिक अम्ल है जो फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। इसको औद्योगिक रूप से एसिटिलीन से और या सिरका विनेगार से बनाया जाता है और इसका उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में व खट्टे खाद्य पदार्थ में यूज होता है। इसी तरह बेंजोइक अम्ल है, सारेल के वृक्ष में पाया जाता है और इसे रसायन औद्योगिक निर्माण इसका सोडियम फॉर्मेट से होता है। फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई और रंगाई में चमड़े के व्यंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है। यह बेंजाइल क्लोराइड से बनता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में इसका उपयोग होता है। मैलिक अम्ल, यह सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में, त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में किया जाता है। तो ये सब था कुछ अम्ल और उसके औद्योगिक उत्पादन की विधि और उसका उपयोग। अब एक है कि रसोई के बर्तनों की अम्लों से सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ किचन वेसल्स फ्रॉम एसिड्स। रसोई घरों में कढ़ाई और ऐसे ही अन्य बर्तन जो आमतौर पर तांबे या पीतल से बने होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। इनमें इमली, नींबू या अन्य खट्टे अम्लीय पदार्थों को पकाने बनाने पर इनमें पाए जाने वाला अम्ल धातुओं तांबे या पीतल से क्रिया करके उन्हें खराब कर देता है। इससे बचने के लिए ऐसे बर्तनों की तल्ली में टीन कलई की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे अम्ल बर्तनों की धातुओं से सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। आजकल स्टेनलेस स्टील में बर्तनों का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। अर्थात हम लोगों को जो बर्तन है वह स्टेनलेस स्टील वाला ज़्यादा यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जो कॉपर और ब्रास जो होता है यह क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके माने खट्टा पदार्थ अगर उसमें बनाएंगे तो उससे अभिक्रिया करके उसको खराब कर देगा। कुछ प्रमुख अम्ल है उसका उपयोग देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह इसको HCl के द्वारा निरूपित करते हैं।
इसका उपयोग जो है धातुओं के सोल्डिंग माने टाका लगाना, टीनिंग माने रांगे से परत चढ़ाना और गैल्वेनाइजेशन आयरन और जिंक की परत चढ़ाना की क्रिया से पूर्व धातुओं के सफाई के काम आता है। यह स्टार्च से ग्लूकोज बनाने तथा ग्लू बनाने के काम में भी आता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था उसका उपयोग था। उसी तरह अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल भी एक माने बहुत ही उपयोगी है। ये सब जनरल अम्ल सब है जो बराबर यूज में आता है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी जैसे धातुओं के निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन और शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। तांबे, कॉपर, पीतल, ब्रास अथवा कांस्य जिसको ब्रोंज अंग्रेजी में कहेंगे, तो ये धातुओं पर नक्काशी, कार्बिनेशन और नाम लिखने के काम में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। उर्वरकों, विस्फोटकों, रंग, इत्रों, दवाओं, रेयान और प्लास्टिक बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। और एक और है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो सूत्र है H2SO4 है। इसको जो है अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। अम्ल का नहीं, रसायनों का राजा अगर पूछे किसे कहते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। यह पेट्रोलियम शोधक यंत्रों तथा बैटरियों में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, दवाओं, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कागज, रेयान, टेक्सटाइल्स आदि में किया जाता है। तो आज रहने देते हैं अम्ल क्षार के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लिए और उसके बाद अम्ल के बारे में विशेष रूप से हमने जानकारी प्राप्त किया। और अगले क्लास में हम लोग क्षारक या भस्म के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके उपयोग को जानेंगे। तो आज के सरकारी मनोरंजन समान ज्ञान का यहीं पर समाप्ति करता हूँ। शुभ विदा। हम फिर मिलेंगे अपने इस नए टॉपिक क्षारक या भस्म के साथ।